हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए। चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे आज। जो CWSN होते हैं यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मेन सारी चीज़ें आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको दिव्यांग बच्चे या फिर स्पेशल चाइल्ड भी कह सकते हैं हम, ये होते कौन है। तो इसको समझते हैं। देखिए, ऐसे बच्चे जिन्हें शारीरिक रूप से किसी प्रकार की विकलांगता हो, ठीक है, उनको शरीर में कोई दिक्कत हो, हाथ पैर या फिर किसी अन्य अंग में कोई भी विकलांगता हो, जो सामान्य बच्चों की तरह, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, सामान्य होते हैं, जिनको कोई विकलांगता नहीं होती है, सामान्य बच्चों की तरह रोजमर्रा के सभी काम जो हैं आसानी से अगर नहीं कर पाते वो सामान्य बच्चों की तरह, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कह सकते हैं या फिर इनको हम CWSN भी कहते हैं, ठीक है। और इनके लिए दिव्यांग वर्ड यूज़ किया जाता है विकलांग की जगह में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, विकलांग नहीं बोलकर हमको दिव्यांग बोलना है। तो आगे चलते हैं। अगला है पैरालंपिक्स। देखिए, जैसे कि आपने सुना है ओलंपिक खेल होते हैं, ऐसे ही जो स्पेशल जो खिलाड़ी होते हैं यानी कि जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भी गेम्स आयोजित की जाती है जो पैरा ओलंपिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको पैरा मतलब उसके समरूप माना जाता है, ओलंपिक्स के समरूप ही इसको भी माना जाता है, ठीक है। तो ये जो खेल है ये शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए आयोजित किया जाने वाला ओलंपिक खेल होता है। इसको पैरा ओलंपिक्स के नाम से हम जानते हैं। ये 1960 में रोम में शुरू हुआ था। इसमें 23 देश के लगभग 400 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। और इन खेलों को ओलंपिक खेल के समरूप ही माना जाता है, जैसे ओलंपिक खेल होते हैं उसके समान ही इसको भी माना जाता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये जर्मनी में है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो 1968 में हुई थी और वो भी शिकागो में हुई थी। विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो USA है, इसके जो पूर्व राष्ट्रपति थे कैनेडी, ठीक है, कैनेडी, जॉन F कैनेडी इनकी जो बहन है, इनकी बहन थी यूनिस कैनेडी श्राइवर, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। यूनिस जो थी वो, उनका विश्वास था, वो ये मानती थी कि यदि बौद्धिक रूप से असमर्थ, जो बौद्धिक रूप से असमर्थ है, ठीक है, या फिर जो अशक्त लोग हैं, बौद्धिक रूप से असमर्थ मतलब जिनको कोई मानसिक समस्या हो, ठीक है, जो अशक्त हो मतलब अक्षम, आप कह सकते हो कि एक सामान्य व्यक्ति से अलग हो, अगर इनको बराबर के अवसर दिए जाएं तो यह क्या है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी इनका विश्वास था कि जो दिव्यांग होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, अगर इनको बराबर के अवसर दिए जाएं तो ये भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके अंदर भी प्रतिभा, टैलेंट होता है और वो अपनी प्रतिभा और टैलेंट को दिखा सकते हैं अगर उनको अवसर दिए जाएं, ठीक है। उसे ये विश्वास था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त बच्चे विशेष खिलाड़ी बन सकते हैं अगर उनको मौके मिले तो, उनको ट्रेनिंग मिले तो, तथा खेलों के द्वारा वो अपनी जो संभावित वृद्धि है उसका विकास कर सकते हैं, ठीक है, अपने टैलेंट को सबके सामने ला सकते हैं और जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो इसीलिए ये स्पेशल ओलंपिक जो है इसकी शुरुआत हुई है। अब ये जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं इसके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। बौद्धिक रूप से जो असमर्थ हैं या जो अशक्त हैं उनके लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना इसका लक्ष्य होता है। स्पेशल ओलंपिक का लक्ष्य क्या होता है कि इनके लिए जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, जो टूर्नामेंट वगैरह है, उसको लेकर आना, ठीक है। फिर क्या है कि इनको प्रशिक्षण देना, जो दिव्यांग होते हैं, जो CWSN वाले होते हैं खिलाड़ी, इनको क्या करें, इनको ट्रेनिंग दे, ठीक है, इनको प्रशिक्षण दिला सकें। और इनकी जो प्रतिभा है, इनके अंदर जो टैलेंट है, देखो हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मेरे अंदर कुछ होगा, आपके अंदर कुछ होगा, हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। ऐसे ही जो CWSN है, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। तो इनकी प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए भी ये इसका लक्ष्य था। इनकी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि करना, शारीरिक पुष्टि का मतलब है फिजिकली इनको फिट करना, ठीक है। अगर कोई गेम्स में रहेगा तो उसमें क्या होता है, गेम्स के जरिए हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है।
और जो आप देखोगे जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका वो कहीं ना कहीं फिजिकली फिट भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव रहेंगे, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, तो इसमें इनको फ़ायदा होगा। अगला है कि स्पेशल ओलंपिक भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले इसका नाम होता था स्पेशल ओलंपिक इंडिया, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया था। इसको समझते हैं। विशेष ओलंपिक भारत में चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसको हमारी जो सरकार है, जो खेल मंत्रालय है, उसके द्वारा क्या होता है, इसको मान्यता मिली होती है, जो बौद्धिक रूप से असमर्थ बच्चों और खिलाड़ियों के लिए खेलों को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, उत्प्रेरक यानी कि खेल उनके लिए एक मोटिवेशनल चीज हो जाती है, कहीं ना कहीं खेल उनको मोटिवेट करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और इसको सन 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था। पहले इसको विशेष ओलंपिक इंडिया के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में क्या होता है, 2001 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसको विशेष ओलंपिक भारत रख दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसे मानसिक रूप से अशक्त और असमर्थ, यानी जो मानसिक रूप से सही नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, ऐसे लोगों को, ठीक है, जिनमें बौद्धिक योग्यता में कुछ कमियां हो, ऐसे लोगों के लिए खेलों के विकास के लिए ये एक फेडरेशन है, जो कि जो मान्यता प्राप्त है वो इनके लिए कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक भारत, जो है इसका लक्ष्य क्या है। तो देखिए, लक्ष्य यही होता है सबका कि जो मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति हैं या जो खिलाड़ी हैं, जो जो असमर्थ रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं उत्पादक, ठीक है, उपयोगी बनाना, इनको समाज में ये उपयोगी बन सके। उत्पादक का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है, बेहतर नागरिक बन सके, इसका अवसर देना इसका लक्ष्य होता है। क्या होता है कि इन्हें समाज में मतलब कहीं ना कहीं तिरस्कार मिलता है, तो ऐसे में जब ये कुछ बेहतर करते हैं तो समाज द्वारा इनको स्वीकारा जाता है, इनको समाज में आदर सम्मान मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये हमारा डीफ ओलंपिक्स की। ठीक है, ये डीफ ओलंपिक्स के कौन से खेल होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, यानी कि जो बधिर हैं, जिनके कान में प्रॉब्लम है, ठीक है, बहरे भी बोलते हैं इनको, जैसे कोई कान में बहरापन होता है, बधिर होते हैं, इनके लिए भी खेल होते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं डेफ ओलंपिक्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, डेफ ओलंपिक्स जो होता है वो बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाने वाला विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है, दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन जो कि इन खिलाड़ियों के लिए होता है। और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी भी है, जिसका नाम है द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। ठीक है, इसके द्वारा ही इसको कराया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा इसको स्वीकृत भी किया गया है, यानी इसको मान्यता प्राप्त मिली है। और ओलंपिक खेलों की तरह जो ये डेफ ओलंपिक्स होता है, ये भी हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 4-4 साल में, जैसे ओलंपिक खेल 4 साल में होते हैं ना, ऐसे ये गेम्स जो है ये भी 4 साल में होते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये पेरिस में, यानी कि फ्रांस में हुआ था। ठीक है, 1924 में। और फिर विंटर डिफ ओलंपिक्स की भी शुरुआत हो जाती है 1949 को। और इन खेलों की शुरुआत मात्र 148 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हुई थी, यानी कि शुरुआत में लगभग 148 खिलाड़ी हुए थे इसमें, लेकिन अब के समय में देखें तो इसमें 4000 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है इस खेलों में भाग लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बधिरता है उसको देखा जाता है कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा करते समय जब मतलब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उस समय किसी सुनने वाले यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। वो कई बार क्या होता है कि कोई मान लो सुनने वाला यंत्र लगाए, तो ये अलाउड नहीं होता है। और ये जो डेफ ओलंपिक होती है, इसमें प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, इसका आरंभ करने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कोई सुन ही नहीं सकता इसको। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। अब देखो, खिलाड़ी जो है वो नहीं सुन सकता है, ठीक है, वो बधिर है, तो ऐसे में क्या होगा, बंदूक की आवाज़ का कोई असर नहीं होगा, सीटी की आवाज़ का कोई असर नहीं होगा, इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, और खेल की शुरुआत करने और खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फुटबॉल रेफरी झंडे का प्रयोग करते हैं, या दौड़ होती है तो दौड़ शुरू करने के लिए रोशनी की चमकार का इस्तेमाल करते हैं। दर्शक भी इसमें ताली नहीं बजाते हैं, ठीक है, क्योंकि ताली बजाने से क्या होता है, खिलाड़ियों को हम मोटिवेट करते हैं ताली बजाकर या कुछ बोलकर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सुन ही नहीं सकते, तो ताली नहीं बजाते, बल्कि उसकी अपेक्षा हाथों को लहराकर उनको अभिनंदन किया जाता है। जो डीफ ओलंपिक्स होते हैं, इसके क्या लक्ष्य होते हैं और क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसका लक्ष्य होता है कि बधिर लोग जो हैं उनके लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, इन खिलाड़ियों को खेल के अवसर देना, ठीक है, सबके बराबर इनको भी अवसर मिल सके, इनको ट्रेनिंग मिल सके, इनकी जो ऊर्जा है, क्योंकि देखिए एनर्जी सबके अंदर होती है, और एनर्जी का सही इस्तेमाल, सही जगह पे इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी भेदभाव के जो बधिर खिलाड़ी होते हैं उनका खेलों में बढ़ावा देना, तो ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेलों में वर्गीकरण और विभाजन। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसके अनुसार जो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले जो खिलाड़ी होते हैं,
इनको उनकी अक्षमता के आधार पे वर्गीकृत कर दिया जाता है। देखा जाता है कि भाई कौन, जैसे कि मान लो बधिर खिलाड़ी है तो बधिर खिलाड़ियों को एक साथ कर दिया जाएगा, सारे बधिर जो है उनको वर्गीकृत कर दिया जाएगा। फिर कोई दूसरे प्रकार की अक्षमता है, उसकी मानसिक मान लो किसी में अक्षमता है तो उनको अलग कर दिया जाएगा, बांट दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उनकी अक्षमता भी कई प्रकार की होती है। मान लो किसी को ज़्यादा सुनाई नहीं देता, किसी को थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, तो वो भी लेवल अलग अलग हो जाता है। तो उसके लेवल की चिकित्सक जांच की जाती है, डॉक्टरी जांच की जाती है, टेस्ट किए जाते हैं, उसके आधार पे दोबारा से उसको वर्गीकृत किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि समान प्रतिस्पर्धा मिल सके। अब मान लो दिव्यांगों का कोई मैच है, कोई गेम्स आयोजित की जा रही है। अब दिव्यांग में भी कैटेगरी होती है, भाई इतने परसेंट दिव्यांग है, इतने परसेंट है। तो मान लो कोई ज़्यादा, कोई बहुत, किसी को बहुत थोड़ी प्रॉब्लम है और किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर इन दोनों का कंपटीशन करा दिया जाए तो जो जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी वो जीत जाएगा, क्योंकि भाई वो ज़्यादा ताकतवर रहेगा हर मामले में। तो ऐसे में फिर ये देखा जाता है कि दोनों बराबर लेवल के होने चाहिए, तभी तो कंपटीशन बराबर का होगा। तो इस चीज़ के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है इनको। और इसमें आयु का भी ध्यान दिया जाता है। आयु, लिंग, भार यानी कि जो वजन होता है शरीर का, उसके आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। खेलों में समावेश की अवधारणा। अब ये समावेश क्या होता है ये समझिए। देखिए, समावेश का मतलब होता है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो तरह की विचारधारा है, दो तरह की। एक विचारधारा ये है कि जैसे मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है, एक तरफ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि दिव्यांगों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए, ठीक है, अलग स्कूल में इनको शिक्षा देनी चाहिए, इनके लिए अलग टीचर्स होने चाहिए, इनके लिए अलग सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है, स्कूल में नॉर्मल स्कूलों में इनको नहीं डालना चाहिए। एक तरह की विचारधारा ये कहती है। दूसरी तरह की विचारधारा जो है, जिसको हम बोलते हैं समावेशी, समावेशी विचारधारा क्या कहती है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ ही इनको स्कूल में रखना चाहिए, वही टीचर उनको पढ़ाएंगे जो इनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ सुविधाएं इनको ज़्यादा दे दें, लेकिन साथ में ही रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं समावेशी, यानी सबको साथ में लेकर, ठीक है। तो समावेशन का मतलब क्या है कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र में कौन आएंगे? दिव्यांग, दिव्यांग छात्र, और जो नॉर्मल छात्र हैं, सामान्य छात्र हैं, उनको एक साथ अध्ययन करना, सीखने के लिए सक्षम बनाना, इसी को बोलते हैं समावेशन। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। विकलांग छात्र समान गतिविधियों में उसी स्थान पर अन्य सभी छात्रों के समान मूल्यांकन के साथ भाग लेते हैं। जरूरत पड़ने पे संशोधन लागू होते हैं, ठीक है। यानी कि सेम जगह पे जहाँ पे नॉर्मल विद्यार्थी है वहाँ पे ये भी रहेंगे, ठीक है। और सभी गतिविधि में जहाँ पे सभी भाग ले रहे हैं वहाँ पे ये भी भाग लेंगे, लेकिन उनको कुछ संशोधन, क्योंकि इनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कुछ संशोधन की या कुछ छूट दी जा सकती है। फिर क्या है कि जब कक्षा का एक जैसा ही वातावरण रखा जाता है, सब एक जैसे रहते हैं, तो ये छात्र उन छात्रों की तुलना में उच्च स्कोर, उच्च स्तर या फिर आत्मसम्मान के प्रदर्शन करते हैं, जो कि अपनी विशेष ज़रूरतों के कारण अलग अलग कक्षाओं में अलग थलग पड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इनको साथ में रखा जाएगा ना, तो सभी क्या करेंगे, सब में मतलब आत्मसम्मान का प्रदर्शन होगा, सब बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे भाई, तो भेदभाव नहीं रहेगा ना किसी तरह का। इसलिए कहा जाता है कि एक जैसे माहौल में रखना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छात्रों को ऐसे समुदाय में एक बेहतर देखभाल भी मिल सकेगी, ठीक है, सहयोगी छात्र मिल सकेंगे, समावेश मिल सकेंगे, सामाजिकरण उनका हो सकेगा। तो इसलिए भी देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतर है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि समावेश की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। तो इसमें क्या होता है, समावेश की वजह से आत्मसम्मान बनाता है, ठीक है। समावेशी कक्षा में हर तरह के स्टूडेंट होंगे, सभी तरह के स्टूडेंट एक ही कक्षा में जब बैठ के पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पनपेगा उनके अंदर, ठीक है। फिर क्या है, सामाजिक और संचार कौशल में सुधार, क्योंकि जब सारे स्टूडेंट एक साथ एक कक्षा में रहेंगे तो उनके अंदर सामाजिकरण होगा। सामाजिकरण का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो सामाजिक नहीं होता। आप कभी छोटे बच्चे से कोई चीज़ मांगोगे तो वो आपको कभी भी अपनी चीज़ नहीं देगा, ठीक है। यानी कि कोई माता पिता भी अपने छोटे बच्चे से कोई चीज़ मांगेंगे तो वो कभी देगा नहीं। क्यों नहीं देता भाई बच्चा? क्योंकि उसके अंदर सामाजिकरण की भावना नहीं होती। लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो देखता है, फिर वो अपनी चीज़ों को शेयर करके खाएगा, अपने बड़े भाई को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को। ये शेयर करने की जो भावना आती है, इसी को सामाजिकरण कहते हैं। अपने विचारों को दूसरों से शेयर करना, अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करना, ठीक है, अपने खाने पीने की चीज़ों को शेयर करना। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब समावेशी स्थान पे जब सभी तरह के बच्चे होंगे तो वो एक दूसरे से दोस्ती करेंगे,
एक दूसरे को समझेंगे, उनके बीच में क्या होगा, सामाजिक संबंध बनेंगे, सामाजिक संबंध बनाने का एक बेहतर मौका मिलेगा इनको, समाज का अपने आप को हिस्सा महसूस करेंगे, उनकी समझ निखरेगी। तो इस तरीके से जो संचार कौशल है उसमें भी सुधार आएगा, सामाजिकरण में भी सुधार आएगा, ठीक है। तो ये एक बेहतर पॉइंट है। फिर क्या है, संवेदनशीलता जो है उसको बढ़ाता है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि बिना विकलांगता वाले छात्र जो है वो विकलांग छात्र को अधिक संवेदनशील हो जाते हैं यदि वे उस कक्षा में पढ़ते हैं जहां उनके साथ विकलांग छात्र भी पढ़ते हैं। वे उनकी संवेदना और भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल, उनकी सराहना भी करते हैं, उनके प्रति अधिक संवेदनशील और देखभाल करने वाले बन जाते हैं। मान लो कोई कक्षा में कोई विकलांग छात्र है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वो उसकी हेल्प करने आते हैं, ठीक है, उसके हेल्प करते हैं, उसके प्रति संवेदनशील बनते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है दूसरों की बेहतर समझ और प्रशंसा पैदा करना, और अपनेपन की भावना भी पैदा होती है, और जो हमारे शिक्षा का जो स्तर है, प्रदर्शन है, उसमें भी सुधार आता है। तो ये सारे के सारे फायदे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या लाभ है। दिव्यांग बच्चों को जो फिजिकली ये जो एक्टिव किया जा रहा है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम शारीरिक गतिविधियों में जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहला फ़ायदा में ये होता है कि हमारी जो हेल्थ है उसमें सुधार आता है। हम फिजिकली क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है, फिजिकली हम फिट होते हैं। आत्मसम्मान में हमारी वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस आता है, चिंता तनाव का जो स्तर होता है उसमें कमी आती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस से दूर रहेंगे, सामाजिक कौशलों का विकास होगा। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से सामाजिकरण होता है। जो नियमित दिनचर्या है उसमें लाभ होगा। एकाग्रता, कहीं ना कहीं जो हमारी कंसंट्रेशन पावर होती है, एकाग्रता होती है, उसमें भी सुधार आता है, ठीक है। सामाजिक कौशलों का विकास होगा, समाज में रहेंगे तो स्किल सीखेंगे, ठीक है, लोगों के साथ कैसा रहना है, ठीक है, भावनात्मक रूप से हम संवेदनशील हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर है खत्म हो जाता है। इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है इसमें से। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, फिलहाल मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, तो आप चैप्टर को देख कर चलें। जो जो आप टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। बाद में आपको वन शॉट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हर चैप्टर के करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।